साथियों, आपका एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। और इससे पिछली वीडियो में हम लोग इसमें देख चुके हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण, उसके प्रकार कि दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में जाना, फिर उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। और आज उस वीडियो को आगे इसका विस्तार करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर इससे पहली वाली वीडियोस देख करके अगर वो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत वीडियो साबित होने वाले हैं आपके लिए। तो आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है हमारा प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब को समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रतिबिंब हमारा है कि हम लोग जो दर्पण में अपना जो घर पे चेहरे शीशे में अपना जो मुंह देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वास्तव में वो हमारा प्रतिबिंब होता है। या फिर पिक्चर हॉल के अंदर जो हम लोग मूवीज देखते हैं, तो वो मूवीज भी वास्तव में हम प्रतिबिंब को ही देखते हैं। या हमारे वाहनों में जो हमारे ड्राइवर सीट के पास में जो शीशे दर्पण लगे होते हैं, वास्तव में उसके अंदर भी हमें वस्तुओं के प्रतिबिंब ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रतिबिंब को परिभाषित किस प्रकार करेंगे इसको समझ लेते हैं। पर जो प्रतिबिंब की परिभाषा ना रटके अगर हम इसको थोड़ा समझ ले पहले, तो परिभाषा जो है थोड़ी आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे कि बच्चों ये हमारे सामने दो दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में आप जानते हैं ये बाहरी भाग हमारा पॉलिशदार होता है, भीतरी भाग चमकदार भाग परावर्तक होता है। तो सिंपल सी बात है, इसी ओर वस्तु रखी जाएगी। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसके भीतर का जो तल है हमारा पॉलिशदार है, तो सिंपल सी बात है बाहरी तल इसका चमकदार भाग परावर्तक है, इधर की ओर वस्तु रखी जाएगी। तो दर्पण में हम लोगों ने कल जाना था कि ये परावर्तक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये जो प्रकाश जो बिंदु है इसे मुख्य फोकस कहते हैं, और एक बिंदु यहाँ पे होता है जिसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इस अवतल दर्पण के सामने हमारी एक वस्तु ए भी रखी है। इसके बिंदु ए से दो प्रकाश किरणें चलना शुरू करती है और दर्पण पे टकराने के बाद यानी आपतित होने के बाद में ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं। यानी ये प्रकाश किरण ये परावर्तित हो गई और ये वाली प्रकाश किरण ये परावर्तित हो गई। परावर्तन के पश्चात ये बिंदु ए डैश पर मिलती है। तो ये जो बिंदु ए डैश है, इस बिंदु वस्तु ए का प्रतिबिंब है। अगर हम उत्तल दर्पण में समझते हैं इस चीज को, तो उत्तल दर्पण के सामने हमारी वस्तु जो ए बी रखी हुई है, इससे एक बिंदु ए से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक ये मुख्य अक्ष के समांतर ये अपसारित हो जाती है, इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार से इस वस्तु के बिंदु ए से एक अन्य प्रकाश किरण गुजरते हैं जो अपनी ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये सी से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम देखेंगे ये बिंदुदार दो रेखाएं जो हैं वो A1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आप देखेंगे परावर्तन के पश्चात में दोनों प्रकाश किरणें आपस में नहीं मिलती वास्तव में, ये यहां चली जाती है और ये अपने ही मार्ग की ओर वापस लौट जाती है। वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिलती हैं, बल्कि अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये A1 बिंदु से पर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो बिंदु है हमारा A1, ये बिंदु वस्तु A का प्रतिबिंब है। तो इस आधार पे अगर हम समझना चाहें तो एक धारणा आप ये बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आप ये बना सकते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का किसी बिंदु पर मिलना या मिलते हुए किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होना बहुत जरूरी होता है। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित प्रकाश किरणों का किसी बिंदु पर मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना जरूरी होता है, तभी प्रतिबिंब बनता है।
चलिए हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा की। तो जो हम लोगों ने अभी जाना एग्जाम्पल के तौर पे, यही हमारी परिभाषा है। बस इसके अंदर बच्चों देखो परिभाषा के अंदर लेंस के बारे में और जोड़ दिया गया है। देखिए लेंस से अंदर अपवर्तन की क्रिया होती है, और जो कि हम लोग आगे चैप्टर में जो अगले जो वीडियोज आएंगी उस वीडियोज में हम इसके बारे में जानेंगे। वहां पर भी प्रतिबिंब हमारे इसी प्रकार के बनते हैं। तो बच्चों प्रतिबिंब जो है, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये जो बिंदु है ये इसमें ये तो ये बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब कहलाते हैं। और प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, स्पष्ट हो रहा है नाम से, अगर प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात में किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में नहीं मिलेंगी केवल आभास होगा मिलने का तो आभासी प्रतिबिंब। चलिए एग्जाम परिभाषा देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और चित्र में भी आपको साफ दिखाई देता है, अगर ये हमारा वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वस्तु के सापेक्ष नीचे की तरफ बन रहा है, यानी वस्तु का जो शीर्ष है, जो हेड है वो ऊपर है, प्रतिबिंब का जो हेड है वो नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है इनको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिक्चर हॉल के अंदर जो मूवीज हम लोग देखते हैं, जो चित्र हमको चलते हुए दिखाई देते हैं, वो वास्तव में पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब है। इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज का। तो इसको भी आप चित्र के द्वारा समझ चुके हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आप जानते हैं आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप केवल इसका कैमरे की सहायता से आप इसके फोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन इनको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसा कि बच्चों देखो चित्र में भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है A1 B1, जो कि वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आभासी प्रतिबिंब के अंदर इसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और ये प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधे प्राप्त होते हैं। बच्चों यहाँ पर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के अंतर भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों से अंतर के बारे में पूछा जाए, पहले वास्तविक प्रतिबिंब फिर अंतर वो आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो सबसे पहले आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है वास्तविक प्रतिबिंब के बनने के लिए परावर्तित किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब पहले वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया परिभाषा का अंतर। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इन्हें आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इनके आप केवल फोटो खींच सकते हैं, इनका चित्र ले सकते हैं आप। और जो तीसरा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब
वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधे बनते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका एक इमेज, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण के अंदर जैसा कि हमको मालूम है कि ये एक समतल दर्पण दिखाई दे रहा है, जिस पे मैंने अभी पीछे पॉलिश की है। तो इसके सामने हमारा देखो एक बिंदु वस्तु है ए, इससे एक प्रकाश किरण इधर आती है, तो ये परावर्तित होकर उसी माध्यम वापस लौट जाती है। तो इस परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर और इस आपतित प्रकाश किरण को, अब ये चूंकि आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो ये अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको अगर पीछे बढ़ा लिया जाए तो ये दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरण ये वाली और ये वाली, ये पीछे की ओर बिंदु आई से आती हुई प्रतीत हो रही है। अतः बिंदु आई जो है वो बिंदु वस्तु ए का आभासी प्रतिबिंब होगा। अब इस वाले प्रतिबिंब की जो विशेषता है, एक बार फिर समझ सकते हैं इसको कि ये हमारा जो समतल दर्पण है, इसके सामने बिंदु वस्तु है, इससे दो आपतित प्रकाश किरणें हैं, एक लंबवत जाती है, ये अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस परावर्तित प्रकाश किरण हमारी ये, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और दूसरी प्रकाश किरण ये जाती है जो कि परावर्तन के नियम से परावर्तित हो जाती है। इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें, ये वाली और ये वाली, इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। अतः बिंदु आई बिंदु वस्तु ए का आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी है बच्चों, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया गया है। तो ये सभी बच्चों उसी नियम के अंतर्गत है कि समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, और ये प्रकाश किरण इसमें पड़ेगी तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। तो दोनों कोण आपस में आप जानते हैं ये बराबर होते हैं, तो ये परावर्तित हो जाएगी। इसे पीछे बढ़ा लेंगे, इसे आगे, तो दोनों आई पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अतः जो बिंदु आई है ये हमारा बिंदु वस्तु ए का आभासी प्रतिबिंब होगा। बस एक बात, जो इसकी प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं वो ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो वस्तु है, वस्तु जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। पहला पॉइंट, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर आकार का होता है। दूसरा, सीधा व आभासी होता है। यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। और आप जानते हैं आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। यानी सेकंड जो विशेषता है वो है सीधा व आभासी। इसके अलावा जो अगली विशेषता है कि जो प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के जितनी दूरी पे आगे रखे होते हैं उनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, मतलब कि दर्पण के पीछे समान दूरी पर। तो यहाँ पर हमारा जितनी वस्तु दर्पण के आगे, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है तो दर्पण के पीछे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारे समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है। नंबर 1, वस्तु के बराबर आकार का। नंबर 2, इसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी बनता है। तीसरा, दर्पण के पीछे समान दूरी पर, मतलब जितनी दर्पण से दूरी पे वस्तु रखी हुई है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी आप पहले बढ़ चुके हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं, इसमें से कभी कभी एग्जाम में दो तरह के प्रश्न एग्जाम में जो अंकित हैं, जो न्यूमेरिकल है, दो तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु
जितनी दूरी पर दर्पण के आगे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यानी अगर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये राइट आंसर होगा। बच्चों कभी कभी एक और बुक्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कहा जाता है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। समतल दर्पण के सामने वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु समतल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित होगी? वस्तु समतल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित होगी? तो बच्चों यहां पर क्या किया जाएगा? आप जानते हैं अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी हमारी x हो जाएगी। तो सिंपल रूप से आप कह सकते हो कि आपको x प्लस x जो है वो 30 सेंटीमीटर सवाल में दे रखी है। यानी 2x बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर, x बराबर हो गया हमारा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक, या आपसे पूछ लिया जाए कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना होगा, तब भी दर्पण से प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो बच्चों यहां पर समतल दर्पण से पूछे जाने वाले सवाल इस प्रकार से। बच्चों एक समतल दर्पण से एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, पार्श्व उत्क्रमण यानी कि लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? जो पार्श्व उत्क्रमण होता है, पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है बच्चों जैसे कि ना अगर हम अपना देखें, अगर हमें अपना जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए मैं अपना चेहरा समतल दर्पण में देख रहा हूं अगर, तो मेरा जो वस्तु जो है, मेरा जो दाहिना सिरा है वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा और जो मेरा बायां है वो प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देगा। यानी इसे कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा जो है कुछ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है समतल दर्पण के बारे में कि अगर उस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई उसमें देखी जा सके। आपने देखा होगा कि आप दर्पण के ड्रेसिंग टेबल में एक लंबाई में शीशा रखा होता है और आपको अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए आपको थोड़ा आगे या पीछे जाना पड़ता है थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें क्या है, एक बच्चों एक साइंटिफिकली प्रूवन एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि हमें अपनी पूरी लंबाई अगर इस समतल दर्पण में देखनी है तो उस समतल दर्पण को कम से कम कितना लंबा लिया जाए, किस लंबाई का समतल दर्पण की जरूरत होगी। तो जो उसमें सिंपल सा सूत्र है, वस्तु की कुल लंबाई का आधा कर दीजिए, वस्तु की कुल लंबाई बटे 2। यही उस समतल दर्पण के में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम लंबाई होगी। यानी अगर कह दें कि एक वस्तु जो है वो, या कहें एक व्यक्ति जो है, एक कोई वस्तु है वो 2 मीटर ऊंची है और उसे बताइए उसका संपूर्ण प्रतिबिंब हमें समतल दर्पण में देखना है, तो आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? सिंपल सी बात है, 4 मीटर अगर है लंबाई, 4/2, यानी कि हमें एट लीस्ट 2 मीटर लंबाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम उसके अंदर उस वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने अगर v वेग से गति करती है, अगर चाहे वो दर्पण की ओर आए या दर्पण से दूर जाए, कोई वस्तु दर्पण की ओर भी आ सकती है और दर्पण से दूर भी जा सकती है, तो इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब की गति होती है वो वस्तु के वेग के दुगनी होती है। यानी अगर वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है तो प्रतिबिंब भी 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करेगा। तो ये जो हमारा है, तो बच्चों यहां से ये क्वेश्चन अगर हो सकता है, सिंपल सी बात, अगर इस पे भी एक आंकिक बनना चाहे तो यहां से भी एक आंकिक बन जाता है
कि अगर कोई वस्तु जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर गतिमान है तो प्रतिबिंब किस वेग से गतिमान होगा? तो सिंपल सी चीज है, 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रतिबिंब गति करेगा। एक समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला फैक्ट होता है कि जब हमने इस वाले फैक्ट को हमें एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में भी हम लोग नोटिस करते हैं। आप देख लीजिए, किसी बार्बर यानी नाई की दुकान पे आप जाते हैं शेविंग कराने के लिए, बाल कटाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि आगे पीछे शीशे लगे होते हैं और हमें अपने ढेर सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और लगता है कि हम बैठे हुए हैं उसके अंदर, हमारे प्रतिबिंब है। आप जो है इस प्रकार से, इसका मतलब दो समतल दर्पण कैसे रखे हुए हैं? समांतर रखे हुए हैं, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब कितने हैं? ढेर सारे हैं, यानी अनंत हैं। इसको हम सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। यानी अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पे रखे हुए हैं और उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये दो दर्पण हैं, इनके बीच में अगर कोई आप वस्तु रख देंगे तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इससे भी टकराएगी, परावर्तित होगी और इससे भी परावर्तित होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा अगर कोई दो समतल दर्पण किसी भी कोण पे रखे हुए हैं और अगर उनके बीच में अगर आपने कोई वस्तु रख दी है तो उनके बीच में कई सारे प्रतिबिंब बनेंगे। जिन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है, प्रतिबिंब की संख्या अगर n से लिखा जाए, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। ये सूत्र तब इस्तेमाल करेंगे जब आप देख लेंगे कि 360 बटे थीटा सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो सूत्र आप लगाएंगे n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि अगर दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी? तो बड़े ही आसानी से आप याद कर सकते हो। लंबवत रखे हैं यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, तो n बराबर 360 बटे 90 डिग्री माइनस 1। तो 360 बटे 90, 90 चौके 360 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या 3 होगी। ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब बच्चों देख लेते हैं आगे कि अगर 360 बटे थीटा जो है वो विषम संख्या हो, जैसे अभी हमने 360 बटे 90 कर लिया तो 4 आया, 4 क्या संख्या है? 4 हमारी सम संख्या है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, इसे हम लागू कर सकते हैं। अगर n बराबर 360 बटे थीटा अगर ये हमारा विषम संख्या हो, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 360 बटे कोई भी आप एंगल आएगा, आप इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में अगर कोई विषम संख्या आपको प्राप्त होती हो तो सूत्र आप लगाएंगे n बराबर 360 बटे थीटा। समझ गए? यानी इसमें आपको -1 नहीं करना है। ये वाला सूत्र लगाएंगे जब 360 बटे थीटा सम संख्या हो, और ये लगाएंगे तब जब 360 बटे थीटा जो है वो विषम संख्या प्राप्त होती हो। तो इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या होगी 360 बटे थीटा। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर एक तीसरी कंडीशन ये भी इसमें हो सकती है कि अगर 360 बटे थीटा ना सम हो ना विषम हो, मतलब कोई पूर्णांक ना होकर, सम विषम कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई पूर्णांक ना हो करके कोई संख्या भिन्न में प्राप्त हो रही हो, यानी दशमलव में प्राप्त हो रही हो कोई संख्या, तो क्या किया जाएगा? तो बच्चों इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 360 बटे थीटा पूर्णांक संख्या नहीं है, अगर दशमलव में आ रही है, इसका भाग फल या भिन्न में आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो जो भी भाग करके आएगा उसमें से 1 माइनस करने के बाद जो अगला पूर्णांक होगा वही हमारा प्रतिबिंबों की कुल संख्या होगी। समझ सकते हैं इसको? सूत्र लगाएंगे आप n बराबर 360 बटे थीटा। ध्यान रखिएगा -1 वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। तो n बराबर 360 बटे थीटा लगाएंगे। मान लीजिए थीटा यहाँ पे 75 डिग्री है, यानी समतल दर्पण, दो समतल दर्पण है वो आपस में 75 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं। तो सवाल में पूछा गया है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360 बटे 75 डिग्री हो गया, आप जानते हैं ये 4.8 यानी 4.8 इसका हमारा
भागफल आया है, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इस नियम के अनुसार जो हमारे n प्राप्त हुआ है, इसमें 1 माइनस करेंगे, जो हमारा भिन्न प्राप्त होती है 3.8, जो इसका अगला पूर्णांक होगा वही हमारे बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या होगी। एक बच्चों थोड़ा एक चीज पॉइंट है जो आपको बताना बेहद जरूरी है कि इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे जो हैं, इसमें से समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इसकी विशेषता है। पार्श्व उत्क्रमण, न्यूनतम लंबाई, और ये यानी कि तीसरे खंड तक का जो पॉइंट्स है, यहां तक का, ये हाई स्कूल लेवल में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, कभी कभी आप बहुत माइन्यूट मान लीजिए, बहुत बहुत न्यूनतम, कम से कम संभावना अगर है, तो एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। और वो भी क्या पूछा जाएगा कि अगर कोई समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हाई स्कूल वाले बच्चे इस वाले पॉइंट को भी एज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगले वाले पॉइंट है, ये कुछ अदर फैक्ट्स हैं जिसको आप के लिए जाना जरूरी है। हाँ, विशेषकर जो कंपटीशन वाले या फिर जो 12th के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए पॉइंट थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कहा था कुछ टॉपिक्स में थोड़ा सा आपको अच्छे फैक्ट्स के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आगे जो हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाएंगे, तो उसके लिए इससे पहले हमें प्रतिबिंबों को बनाने के जो नियम हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग जब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम की बात करेंगे, गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की बात हम एक साथ करेंगे। चित्र में नंबर 1 दिया है मैंने अवतल दर्पण के लिए और 2 दिया है उत्तल दर्पण के लिए। आगे देख लीजिए बच्चों, यहां पर इसका मतलब देखिए, यहां से हमारा ये नियम नंबर 1 है, ये या फिर ये नियम नंबर 2 है, ये नियम नंबर 3 है, और ये नियम नंबर 4 है। और यहां पर जो मैंने दर्पणों को जो मैंने नाम दिया है 1 और 2, इसको मैं करता हूं ए बी, यानी ए का मतलब अवतल दर्पण और बी का मतलब उत्तल दर्पण। तो यहां पर हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो नियम नंबर 1 है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के अंदर देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण, देखिए ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरती है। और अगर उत्तल दर्पण के अंदर अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो आपतित होने के बाद जब ये परावर्तित होती है, जब ये अपसारित होती है, तो पीछे की तरफ ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अगर दोनों को ही मिला दिया जाए नियम को कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 1, यानी परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश में गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात भी निश्चित तौर पे F से ही गुजरेगी, और उत्तल दर्पण अगर है तो ये परावर्तन के पश्चात में F से आती हुई प्रतीत होगी। नियम नंबर 1 क्लियर। अब बच्चों देखो, इस वाले को तो हम इससे पहले जो आपको हमने प्रतिबिंब की परिभाषा समझाया था, उस समय आपको मैंने प्रतिबिंब बना के दिखा दिए थे, लेकिन उसमें चूंकि उस समय नियमों की बात हमने नहीं की थी तो मैं ज्यादा गहराई उसमें नहीं गया था। लेकिन वो प्रतिबिंब भी हमारा इसी नियम के अनुसार बना था
कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और उत्तल दर्पण है तो समांतर प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात में मुख्य फोकस F से आता हुआ प्रतीत होगा। तो जो दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पे आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आप इसको देख सकते हैं, इसको ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यानी अगर इन दोनों नियमों को कंबाइन करके अगर बताया जाए तो आप समझ पाएंगे, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है या मुख्य फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत होता है तो परावर्तन के पश्चात में ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। इसका मतलब है दोनों ही स्थितियों में अवतल दर्पण के अंदर फोकस से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण के अंदर अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की दिशा में गति करती है, टकराती है दर्पण से, तो परावर्तन के पश्चात में ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो आप समझेंगे कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपने दर्पणों से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गति करती है। यह था बच्चों नियम नंबर 2। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 जो कि बहुत आसान है। आप जानते हैं दर्पण का ध्रुव P होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस F होता है, और जितनी दूरी पर ये मुख्य फोकस, ये मान लीजिए ये आपका ये F है जो हम जान चुके हैं, जितनी दूरी पर हमारा ये P से F होता है उतनी ही दूरी पर F से C होता है। आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ये जो दूरी है P से लेकर C तक की, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और P से लेकर F तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात जो बिंदु F है वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है P और C के। चलिए, वक्रता केंद्र जो है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो ये प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसका परावर्तन और कहीं नहीं होता। अगर ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात में ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। और अगर बच्चों उत्तल दर्पण की बात करें तो अगर ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो ये प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये जो हमारा, अगर इन दोनों नियमों को मिला दिया जाए, कॉमन कर दिया जाए कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात में अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। बच्चों, नियम नंबर 3 के बाद में आता है नियम नंबर 4। ये आप जानते हैं, ये हमारा आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है तो परावर्तन के नियम के से उतना ही कोण बनाते हुए ये अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसको आप जब प्रकाश का परावर्तन आपको समझाया था तब भी ये बात आपको क्लियर है कि ये हमारा मुख्य अक्ष जो है ये अभिलंब का कार्य करेगी। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए आपतित होगा उतने ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाती है, और ये दोनों नियम अवतल उत्तल में एक समान होता है। तो बच्चों, ये रहे प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिनको बहुत ध्यान से आपको समझते हुए चलना है, जिससे कि आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं, उन प्रतिबिंबों की क्या विशेषता होती है,
तो इसके लिए प्रतिबिंब बनाने के नियमों को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इसको आप समझिए, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप नोट्स साथ साथ बनाते चलें। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम हैं। तो उन नियमों का प्रयोग करते हुए अब हम लोग प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे। बच्चों एक्चुअली हम जानते हैं अवतल दर्पण के अंदर ये दर्पण का ध्रुव होता है, ये वक्रता ये मुख्य फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। अब इस तरह से चूंकि दर्पण के आगे अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, तो इसीलिए बच्चों अवतल दर्पण के अंदर ध्यान रखिए अलग अलग स्थितियों में बनने वाले जो वस्तुओं के प्रतिबिंब हैं वो भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। और इन प्रतिबिंबों को आप सब लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो चूंकि यही प्रतिबिंब हैं जिनके आधार पर आपको जो चिन्ह परिपाटी कराऊंगा अंकित कराने की साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन होता है, जो चिन्ह परिपाटी जिनके आधार पे न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं दर्पण संबंधित, वो भी मैं आपको इन्हीं प्रतिबिंबों से कनेक्ट करते हुए ही आपको वो समझाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे एक बार कह देता हूं कि जो प्रतिबिंब बना आप सीखेंगे अभी, इसको आप इतनी अच्छी तरह से साथ साथ सीखेंगे, मतलब नॉट ओनली कि आप केवल प्रतिबिंब नहीं सीख रहे हैं, आप इन प्रतिबिंबों के साथ में आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे किस प्रकार आपको जोड़ना है, अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर आपको साथ में लेके चलना है। जैसे बच्चों सबसे पहली स्थिति है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के साथ में सबसे पहली स्थिति है, सबसे दूरतम स्थिति है अनंत पे। तो पहला बच्चों स्थिति है वस्तु की जब वस्तु अनंत पे रखी हो। तो बच्चों अनंत पे स्थित वस्तु जो है उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया गया है। और बच्चों यहाँ पर ना उन सभी नियमों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबिंब बनाएंगे जो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है। तो बच्चों एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यानी वस्तु से होकर जो वस्तु से एक प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर भी है, जब ये परावर्तित होकर आती है तो ये मुख्य फोकस से गुजरती है, ये भी इस प्रकार से मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब दो परावर्तित किरणें जहां पर मिलती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और आप चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के आकार का है, इसका मतलब है ये प्रतिबिंब वस्तु से, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, अब प्रतिबिंब इतना सा बिंदु के आकार का। इसका मतलब एक विशेषता ये है कि प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। और कहाँ बनता है ये? मुख्य फोकस पर बनता है। स्थिति देख लीजिए, स्थिति है मुख्य फोकस पर और वस्तु से बहुत छोटा है। और बच्चों ये प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है और वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा व वास्तविक। बच्चों दूसरा अगली स्थिति है, अब देखिए वक्रता के, ये अनंत के बाद में अब हम जो अगली स्थिति आएगी वो आएगी वक्रता केंद्र के बाहर। या हम इसे ये कह सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, या कह सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी हो या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। बच्चों उन्हीं नियमों का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये वस्तु हमारी AB है, इसे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण इसी वस्तु से होकर जाएगी वक्रता केंद्र से होकर, जो आप जानते हैं अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिलता है। तो सिंपल सी बात है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाएगा A1 B1, जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। इसका मतलब उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब चूंकि देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, इसका मतलब अभी भी ये वस्तु से छोटा है और ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। इसका मतलब है इस प्रतिबिंब की तीन विशेषताएं वही हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक। ध्यान रखिएगा,
जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर लेके आ रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जा रहा है। पहले वस्तु से देखिए, पहले वस्तु अनंत में थी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा। जैसे एक कदम आगे आए, एक स्थिति हम आगे आए, प्रतिबिंब भी एक कदम दूर बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे अनंत से हम वस्तु को आगे लेके आए, यानी वक्रता केंद्र के बाहर, तो प्रतिबिंब में क्या चेंज आए? एक तो प्रतिबिंब यहां था, दर्पण से एक कदम दूर आ गया, यानी दर्पण एफ और सी के बीच में आ गया, और इसका आकार पहले बिंदु के आकार का था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका आकार, यानी कि वस्तु से बड़ा। यानी जब आप ये सारी स्थितियां पढ़ते हुए चलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम एक एक स्थिति वस्तु को आगे लेके जाएंगे दर्पण की तरफ, बनने वाला प्रतिबिंब भी एक एक कदम, एक एक स्थिति दर्पण से दूर जाएगा, और प्रतिबिंब का आकार क्रमशः बढ़ता जाएगा। इस बात को फिर सुन लीजिए, वस्तु अनंत पे है, इसका आकार है वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब का आकार, लेकिन जैसे ही वस्तु में एक स्थिति आगे गई, अगले वाले में देखिएगा प्रतिबिंब भी एक कदम दर्पण से दूर जाएगा। और दूसरा परिवर्तन क्या आएगा? यहां पे प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत छोटा, वहां पर जब प्रतिबिंब यहां पे आएगा तो उसका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में है, दूसरा है वस्तु से अभी भी छोटा है, वहां बहुत छोटा है, यहां पे वस्तु से छोटा है, और तीसरा है उल्टा व वास्तविक। अब जो तीसरी कंडीशन है, यानी अब अनंत से वक्रता केंद्र के बाहर आ गए, अब अगली स्थिति है वक्रता केंद्र पर। इसका मतलब अनंत से आए थे वक्रता केंद्र के बाहर, अब कहां पे आएंगे? अगली स्थिति है वक्रता केंद्र सी पर, यानी कि जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र पे रखी होगी। अब आप देखिए, नोटिस कीजिएगा, प्रतिबिंब बनाने का वही नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश कर जाएगी, वस्तु ए भी है, इससे एक प्रकाश कर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन पश्चात फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से प्रकाश कर जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, और जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी वहां बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। आप देख लीजिए, वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बन रहा है, और कहां बन रहा है? सी के ठीक नीचे, जो वस्तु रखी है उसके ठीक नीचे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु ए बी के ठीक नीचे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अब वो भी वस्तु के बराबर आकार का। तो वक्रता केंद्र के ठीक नीचे वस्तु के बराबर आकार का, और ये भी वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। आप मालूम है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, तो ये उल्टा का वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ये अब तीनों में फिर कर लीजिए इसको करेक्ट, कि जैसे जैसे हमने देखो जैसे जैसे हम अनंत से दर्पण की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब एक एक स्थिति दूर बढ़ रहा है, और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है। जैसे वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब कहां था? फोकस पर। जैसे ही हमने वक्रता केंद्र के बाहर आए, प्रतिबिंब यहां पहुंच गया, थोड़ा आकार बढ़ जाता है लेकिन वस्तु से छोटा रहता है। और जब वस्तु यहां पे आ जाती है तो प्रतिबिंब भी फिर यहां पे आ जाएगा, यानी कि अब वस्तु प्रतिबिंब का आकार बढ़ करके वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आप अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे एक एक स्थिति हम दर्पण की तरफ आ रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रतिबिंब एक एक स्थिति कहां? दर्पण से दूर हट रही है, और प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हो आगे वाले में क्या होगा। जब वस्तु यहां से यहां पहुंच जाएगी, सी और एफ के बीच में, तब प्रतिबिंब कहां जाएगा? यहां। और इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा था, प्रतिबिंब का आकार बढ़ते बढ़ते वस्तु के बराबर का होगा। तो इसका मतलब अगली वाली स्थिति में क्या होगा? जब प्रतिबिंब यहां पहुंचेगा तब इसका आकार वस्तु के आकार से ज्यादा हो गया होगा। अब आप वहां पहुंचते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य के समांतर, तो कहां से निकलेगी? ये फोकस से, एक फोकस से निकलती है तो कहां निकलेगी? ये मुख्य के समांतर। यहां देख लीजिए, यहां दो प्रकाश किरणें, परावर्तित किरणें मिलती हैं, तो यहां बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। ये ए बी है और ये हमारा A1 B1, तो ये हमारा हो गया वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब। और ध्यान दीजिए, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसका आकार वस्तु के सापेक्ष ज्यादा बड़ा है, यानी वस्तु से बड़ा है, और ये कहां बना है? वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर। तो देख लीजिए, एक एक प्रतिबिंब में
इसमें आपका जैसे जैसे अनंत से शुरू किया था आपने, वैसे वैसे जैसे जैसे एक एक स्थिति वस्तु दर्पण की तरफ आएगी, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाएगा क्रम से, और वो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से दूर हटता चला जाएगा। इस बात को नोटिस कीजिएगा बच्चों। इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अब वस्तु यहां तक आ गई है, अब सिंपल सी बात है, वस्तु कहां जाएगी? यहां जाएगी, ये वस्तु यहां जाएगी। और जब वस्तु यहां जाएगी तो सिंपल सी बात है कि प्रतिबिंब एक कदम और आगे आएगा, दूर हटेगा दर्पण से। अब आप जानते हैं वक्रता केंद्र के बाहर तो ये ऑलरेडी है, इससे बाहर जाएगा तो वो उसे हम कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे? अनंत। इसका मतलब बच्चों देखो स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन जो भविष्य में बनने वाला प्रतिबिंब है उसको मैं आपको समझा देता हूं कि जब वस्तु फोकस पे रखी होगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? इससे भी अगले जाएगा, यानी कहां जाएगा? अनंत पे। तो इस चीज को याद कर लीजिए कि जब वस्तु हमारा अनंत पे है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे है, और जब वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। ये दो स्थितियां हैं, आप इसे दिमाग में रख लीजिए। तो तीन स्थितियां तो बिल्कुल ही कंफर्म है। एक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो बराबर आकार का बनता है प्रतिबिंब, इंपॉर्टेंट, वस्तु के बराबर आकार का। जब वस्तु अनंत पे है तब बनता है मुख्य फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पे होती है प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। ध्यान रखिएगा, अनंत पे बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा जो अगले आने वाला है बच्चों। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स जरूर बनाएं बच्चों। इसके बाद में जो अगला जो स्थिति है वस्तु की वो है नंबर 5वां, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो, इसके बारे में एक्चुअली हम लोगों ने पहले बात कर ली है कि जब वस्तु मुख्य फोकस F पे रखी होगी तो एक प्रकाश का मुख्य समांतर जाएगी, वो परावर्तक पश्चात में मुख्य फोकस से निकलेगी, और दूसरी प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वस्तु को स्पर्श करती हुई तो अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो हम ये देखते हैं ना तो पीछे बनाने पे हमें लग रहा है ये कहीं नहीं मिल रही है, और ना ही हमें ये आगे कहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकाश किरणें समांतर है, और समांतर प्रकाश किरणें आपको मालूम है ना आगे ना पीछे कहीं नहीं मिलती। इसका मतलब ये है परावर्तन के पश्चात में दोनों प्रकाश किरणें कहां जा रही हैं? अनंत पे जा रही हैं। इसका मतलब है जब वस्तु फोकस पे रखी होती है प्रतिबिंब कहां बनता है? ये अनंत पे बनता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर ही रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाश किरणें इधर मिलती हुई सी दिख रही हो, ना इधर कहीं मिले ना पीछे कहीं मिलते प्रतीत हो। जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस बात का बेहद ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रकाश किरणें जो है वो दोनों समांतर रहें। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब ये प्रकाश गुजारते हैं सी वाली तो ये वस्तु को स्पर्श नहीं करते, वस्तु को ऊपर से हवा में ये प्रकाश किरण गुजार देते हैं। तो क्या करते हैं, ये जब सी से होकर जो प्रकाश किरण आप लेंगे ये वस्तु को स्पर्श करते हुए ले जाएंगे, और क्योंकि आप नियम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो ये परावर्तक किरण इधर हो गई, एक ये हो गई। इसका मतलब कहां बन रहा है प्रतिबिंब? अनंत पे। और जब अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। और ये भी चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये भी हमारा उल्टा व वास्तविक है। तो देखिए पूरा अभी एक इसकी बची हुई है, लेकिन इतनी स्थिति में आप देख लीजिए सारे के सारे प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक बने हैं। सारे प्रतिबिंब जो 5 स्थितियां हैं उनमें एक बात कॉमन है कि सबके सब प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहे हैं। अलग अलग आकार का बन रहा है, उनकी स्थितियां भी अलग अलग है। कोई देखिए सबको क्रम से आप जोड़ेंगे। सबसे पहला प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, उससे अगला वाला वस्तु से छोटा, उससे अगला वाला वस्तु के बराबर, उससे अगला वाला वस्तु से बड़ा, अगला वाला वस्तु से बहुत बड़ा। आप देखेंगे जैसे जैसे एक एक स्थिति वस्तु को हम दर्पण के पास में लेके आए हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी अपने आकार में क्रमशः वृद्धि करता रहा है। और एक बात आपने और नोटिस की होगी, जैसे जैसे एक एक स्थिति दर्पण की ओर वस्तु को लेके आए हैं आप, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी एक एक स्थिति दर्पण से दूर हटा है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि ये सारे प्रतिबिंब यानी कि मुख्य फोकस तक
अनंत से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो स्थितियां हैं उसमें बनने वाले प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक होते हैं। उल्टे व वास्तविक। अगर आपसे अलग काट काट के पूछ लिया जाए बच्चों, बहुत आसान है। कुछ स्थितियां आप कह सकते हैं जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदु वस्तु के आकार का, बिल्कुल नन्हा सा, यानी वस्तु से बहुत छोटा कब होता है? जब वस्तु अनंत पे होती है प्रतिबिंब बहुत छोटे आकार का बनता है। जब वस्तु फोकस पे होती है प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत पे, वस्तु से बहुत बड़ा। ये दोनों चीजें उल्टी हैं, एक दूसरे की आसानी से याद हो सकती है। और एक स्थिति है जब वस्तु वक्र केंद्र पे रखी होती है। आप जानते हैं जब वस्तु सी पे रखी होती है तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बनता है, नीचे बराबर आकार का। तो 3 स्थितियां कन्फर्म है, 2 आप ध्यान से याद कर लेंगे तो ये सभी स्थितियां आपको बिल्कुल परफेक्टली आपको याद हो जाएंगी। और बच्चों जो अंतिम स्थिति है जो अलग है थोड़ी सी, जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए इसको समझ लीजिए कि इस वस्तु से एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, आप जानते हैं फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो सी से गुजरते हैं वस्तु को स्पर्श कराते हुए, आप जानते हैं अपने ही मार्ग का पथ लौट जाएगी। अब दोनों प्रकाश किरणें आप देख लीजिए, परावर्त प्रकाश किरणें कहां जा रही है? दूर जा रही है, और ये फैलती हुई लग रही है कि दूर जा रही है। इसका मतलब है ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो क्या करते हैं बच्चों, स्केल की सहायता से इसे पीछे बढ़ा के देख लेते हैं और इसे पीछे बढ़ा के देख लेते हैं, तो हमें कुल मिलाकर के ये इस बिंदु पर, या ये दोनों जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर हम लंब डाल लेते हैं डॉटेड लाइन से, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बन जाता है आभासी प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं बन रही हैं, केवल ये जो परावर्तित प्रकाश किरण था इसको पीछे बढ़ाया, इस परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया, तो इस बिंदु से आती हुई ये दोनों प्रकाश किरणें जो है ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए यहां पर लंब डाल दीजिए। ये जो लंब है हमारा, ये वस्तु ए का, ये ए बी है, तो आप A1 B1 ले सकते हैं इसको। तो ये प्रतिबिंब जो है वो हमारा कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। और ध्यान देना ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनना है। तो अवतल दर्पण में जो काबिल गौर ध्यान देने योग्य बात है कि एक ही स्थिति में सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है, तब बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है और वस्तु से बड़े आकार का बनता है। देख लीजिए, दर्पण के पीछे बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वस्तु से बड़ा बनना है, ठीक है। और कैसा बनना है? सीधा व आभासी। इसका बच्चों मतलब ये है कि और चीज आप नोटिस की होंगी, जो सारे प्रतिबिंब ये मैं बातें कर रहा हूं आप लोगों से, जब न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे उस समय बहुत काम आएंगी ये बातें, ये सारे बिंदु जिन पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कि इससे पहले अवतल दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक हैं, यानी जो भी वस्तुएं कहां रखी हैं, मुख्य फोकस और उससे बाहर जो भी वस्तुएं रखी हुई थी भिन्न भिन्न स्थितियों पर, उन सब में प्रतिबिंब बनते थे उल्टे व वास्तविक, यानी मुख्य के नीचे बनते थे। अब वो अलग अलग आकार के थे, वस्तु से छोटे, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़े, हर आकार का प्रतिबिंब हमने देखा। यानी कि आप नोट कर लीजिए कि अवतल दर्पण के अंदर हर आकार का, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, हर आकार का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के अंदर, वो केवल एक बनता है, वो भी तब जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है, और वो भी वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रख लीजिएगा, अवतल दर्पण के अंदर सीधा व आभासी प्रतिबिंब ऐसा नहीं बनेगा कि वो वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा बनता हो। यानी अवतल दर्पण के अंदर सीधा व आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। और ध्यान रख लीजिए, इसी वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, इसी वाले गुण का इस्तेमाल करते हुए ही एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, शेविंग करने में आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, ऐसे पास में रख के जो है वो शेप बनाते हैं। पापा लोग जो है, पापा चाचा लोग घर में देखा होगा आप लोगों ने, जो शीशा लेते हैं और ऐसे रेजर पास में, ऐसे क्यों नहीं करते, पास में ले जाकर करते हैं। पास में दर्पण को ले जाते हैं तो ये हमारे जो चेहरे में जो बाल होते हैं, वो बाल क्या है, वो वस्तु का कार्य करेगा। और जब
दर्पण को पास में लेके आते हैं तो ये जो बाल है यानी जो वस्तु है ये दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में आ जाते हैं। और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में आएंगी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और जो दर्पण में जो दिखते हैं बड़े बड़े बाल, तो वो क्या होता है, वो रेजर की सहायता से साफ दिखाई दे जाता है, एक भी नहीं बचता। समझ गए ना? तो ये वही इसका कारण है कि जब दर्पण को हम पास में लाते हैं चेहरे के, तो चेहरे पे हमारे जो बाल होते हैं वो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में आ जाते हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा सीधा व आभासी बनता है। आप जानते हैं सीधा व आभासी प्रतिबिंब होते हैं, ये हमेशा सीधे बनते हैं और इनके फोटो तो खींच सकते हैं आप, लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे प्रतिबिंब, जो कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब काफी इंपॉर्टेंट है, एक आध पूछ लिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रतिबिंब आप लोग बनाएंगे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर रखिएगा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसके अंदर केवल 2 ही स्थितियां हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा याद रखने में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जब सबसे पहले स्थिति है जब वस्तु अनंत पे रखी होती है। जब जो देखो ये हमारा उत्तल दर्पण है, जब वस्तु अनंत पे है, इसे 2 प्रकाश किरणें हमने ली, मुख्य अक्ष के समांतर। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब अपसारित होती है, परावर्तित होती है, तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश किरण पीछे फैलेगी तो पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही ये वाली प्रकाश किरण सेम टू सेम, दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होंगे। यानी कि ये वाली प्रकाश किरण भी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है और ये वाली परावर्तित किरण भी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। जहां पर 2 प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर बन जाता है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब सीधा व आभासी प्रतिबिंब है और बिंदु के आकार का है, यानी वस्तु से बहुत छोटा है। और कहां बनना है बच्चों, ये मुख्य फोकस पर। इसका मतलब है हमने देखा दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, जब वस्तु अनंत पे होती है प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। राइट। अब जो दूसरा है, एक हो गया अनंत पे, अब इसके बाद दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में अगर वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। देख लीजिए, मुख्य की समांतर प्रकाश किरण है, अपसारित हो गई, पीछे बढ़ाया तो आप जानते हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी प्रकाश किरण ये। और दूसरी प्रकाश किरण ये है हमारी वक्रता केंद्र की ओर अगर ये जाती हुई प्रतीत हो रही है तो ये अपने ही मात्रा वापस लौट जाती है। इसे आगे बढ़ा लेते हैं तो इस वाले बिंदु पर यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पर लंब डाल देते हैं। यही हमारा इस वस्तु का जो वस्तु हमारा AB है उसका A1 B1 ये एक सीधा व आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। अब इतनी सी बात है, यानी इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, वस्तु के सापेक्ष छोटा है, सीधा व आभासी है। अब बच्चों इन दोनों को कंपाइल करके एक थोड़ी सी उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में एक विचारधारा, थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट मन में बिठा लेते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। कभी भी वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कभी भी नहीं बनता है और ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं। ये 2 बातें, यानी कि आप चाहकर भी उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु से बड़े या वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं और हमेशा बनता है सीधा व आभासी। इसका मतलब है अगर आपसे बहुविकल्पीय में भी, ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चालाकी भरा, तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे इसमें। यानी उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, कभी भी उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। हमेशा कैसा बनेगा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है इसके अंदर। और इस बात में आपका अगर बात करें तो एक स्क्रीनशॉट बनता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग जो है आगे का, और मुझे लगता है ये काफी लंबी वीडियो हो गई है तो मेरे हिसाब से
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अब जो इसका बचा हुआ जो पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग उत्तर दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे और चिन्ह परिपाटी, दर्पण का सूत्र, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल जो है करके दर्पण के सूत्र किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, उसको न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये जो है अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोई सुझाव भी हो तो आपके सुझाव का भी इंतजार रहेगा। और जो बच्चे जो है इसको वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो वास्तव में अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे थोड़ा सा एक फीडबैक भी हमको मिलता रहता है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सुधार की संपूर्ण गुंजाइश होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।